हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग 2014 में पूछे गए क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखे गए विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें। तो सबसे पहली बात कि टॉर्क को समझना होगा। टॉर्क को समझना होगा कि आखिर बल आघूर्ण है क्या। साथ ही साथ आज हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन का भी डिस्कशन करेंगे जो कि बिहार इंटरमीडिएट में एग्जामिनेशन में ही पूछा जा चुका है और कई बार पूछा जा चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन की भरपूर संभावना होती है कि रिसेंट एग्जामिनेशन में जो आने वाला एग्जामिनेशन है बिहार इंटरमीडिएट का, उसमें भी पूछा जा सकता है। एक संभावना व्यक्त करते हैं हम लोग। तो फिलहाल इस क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। पिछले क्लास में हमने बताया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में बेसिकली टू चार्जेज होते हैं जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं और अपोजिट नेचर के होते हैं और दोनों के बीच का सेपरेशन काफ़ी कम होता है। अगर ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इसका मिड पॉइंट ए है तो हम लोग सुविधा के लिए तो दोनों के बीच का डिस्टेंस एल मतलब 2L लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल का लेंथ 2L लेते हैं, लेकिन ये 2L जो होता है बेसिकली काफ़ी कम होता है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग डिफाइन किए। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को भी हम लोग पढ़े थे कि दोनों में से कोई एक चार्ज और इनके बीच का सेपरेशन के मल्टीप्लिकेशन को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं और इसका यूनिट होता है कूलम मीटर। कई बार पूछा जा चुका है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो कूलम, आवेश का हुआ कूलम एसआई मात्रक, और ये लेंथ है तो इसका मीटर, तो कूलम मीटर। ओके। साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसा क्वांटिटी है। तो वेक्टर, पिछले क्लास में हम बतला चुके हैं, वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं निकालेंगे, आज हम लोग बल आघूर्ण निकालेंगे। देख लीजिए यहाँ बल आघूर्ण पूछा गया है, टॉर्क पूछा गया है, जो कि कब टॉर्क लगेगा। टॉर्क जब यही इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली दो चार्ज का अरेंजमेंट है, दो चार्ज का व्यवस्था है, दो आवेशों का एक कॉम्बिनेशन है, दो आवेशों का एक व्यवस्था है। जब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाकर रखेंगे तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा, कितना बल आघूर्ण लगेगा। टॉर्क का हिंदी होता है बल आघूर्ण। सबसे पहली बात टॉर्क के बारे में समझ लीजिए कि टॉर्क है क्या। द काउज ऑफ रोटेशन, घूर्णन गति के कारक को बल आघूर्ण कहा जाता है। सपोज कि अगर यह कोई रॉड है और इस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स इधर F और दूसरा फोर्स इधर F, मतलब अ कपल ऑफ फोर्स लग रहा है, फोर्स का एक जोड़ी लग रहा है, तो इस रॉड का टेंडेंसी होगा रोटेट कर जाने का। ये फोर्स के कारण इधर टेंडेंसी ऑफ रोटेशन होगा और इसका इस तरफ से रोटेट करने का टेंडेंसी होगा। टेंडेंसी मतलब रोटेट करने की ओर अग्रसर होगा। तो ये रड जो है ये रोटेट करने लगेगा। सपोज कि ये कोई रड है, एक फोर्स इधर लगाते हैं, एक फोर्स इधर, तो ये अपने जगह पर अपने एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करने लगेगा। अच्छा, तो रोटेशन के लिए होना चाहिए टॉर्क। रोटेशन का कारक है टॉर्क, बल आघूर्ण। वो होगा क्या? तो कहा गया है कि टॉर्क जब भी निकालना है तो दोनों बल में से एक बल का परिमाण लीजिए और इन दोनों बलों के लाइन ऑफ एक्शन के बीच, दोनों फोर्स का जो लाइन है, एक लाइन इस लाइन पर लग रहा है, एक इस लाइन पर लग रहा है, उन दो फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन के बीच का लंबवत दूरी लीजिए। मतलब दोनों फोर्सेस में से किसी एक फोर्स को लेना है और उनके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लेना है और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा बेसिकली वही टॉर्क होगा। ख्याल रहे टॉर्क वेक्टर के कैटेगरी में आएगा, तो टॉर्क को हम लोग वेक्टर के रूप में भी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, आखिर ये डेरिवेशन निकाल कर कितना आएगा, इसका डिस्कशन हम लोग करते हैं। तो पहले आप इस क्वेश्चन को लिख जाइए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 2014 एनुअल एग्जामिनेशन बिहार इंटरमीडिएट में पूछा गया है, उसके बाद भी कई बार पूछा गया है।
कई बार पूछा गया, लेकिन ये 2014 के क्वेश्चन बैंक में हमने देखा और ये कई बार पूछा गया है, तो इसका भरपूर चांस है कि क्वेश्चन पूछा जाए। शॉर्ट में भी कभी कभार पूछ देता है। ऑब्जेक्टिव में इतना ही पूछेगा कि उस पर लगने वाला टॉर्क कितना होगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो ध्यान से आप इसका देखिएगा, ये क्वेश्चन जरूर आपको लाभ पहुंचाएगा एग्जामिनेशन में। तो अंत तक बने रहिएगा और हाँ, वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए। वीडियो लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, पहला काम उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच अभी का अभी शेयर कर दीजिए, ताकि वे लोग भी लाभान्वित हो सके। जो कहीं ट्यूशन कोचिंग नहीं पढ़े हैं उन तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए। और मेरा कोचिंग नवादा नवीन नगर में चलता है, द गुरु फिजिक्स क्लासेस के नाम से, द गुरु फिजिक्स क्लासेस। तो आप ऑफलाइन के लिए भी हमारे पास जुड़ सकते हैं, द गुरु फिजिक्स क्लासेस। बाकी नाम नंबर सब नवीन नगर में आइएगा, पता चल जाएगा। ओके, तो इसका हम लोग आंसर करते हैं। पहले हम लैंग्वेज इंग्लिश में लिख देते हैं। लेट छोटा सा लैंग्वेज है, ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो सुनकर भी लिख सकते हैं। लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2L। 2L लेंथ का इलेक्ट्रिक डाइपोल है। O इज इट्स मिड पॉइंट। O इसका मिड पॉइंट है। इट इज केप्ट, इसे रखा गया है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म नहीं भी कहे तो भी आप अपने मन से यूनिफॉर्म ले लीजिएगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ E such that it makes an angle theta with electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ यह एंगल कितना बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। इसी चीज को हम लोग हिंदी में ऐसे लिख देंगे। मान लिया कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, जिसकी लंबाई 2L। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में अगर 2L नहीं है तो हिंदी में 2L सिर्फ कर दें, मतलब 2L को हटा देकर, जिसकी लंबाई 2L है तथा O इसका मध्य बिंदु है। इसे एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र, एक समरूप मतलब यूनिफॉर्म, एक जैसा समरूप विद्युतीय क्षेत्र जिसका तीव्रता E है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E है, में रखा गया है, में इस प्रकार रखा गया है कि यह विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है।
इस चीज़ को हमने आपके सामने लिख दिया, आप लिखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। ये थीटा है, थीटा कोण बनाता है, थीटा यहाँ भी थीटा कोण बनाता है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रिक डायपोल थीटा कोण बना रहा है। अब इसका डायग्राम बनाएंगे, कैलकुलेशन करके देखेंगे, आप बने रहिए अंत तक। अब देखिए, जो कहानी अभी आप लिखे कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, उसी को हम लोग डायग्राम के रूप में दिखाते हैं। तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और जिसकी इंटेंसिटी है ई, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका एक सर्टेन डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड होगा। मतलब यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने रिप्रेजेंट किया है। ये यूनिफॉर्म है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या, पिछले क्लास में बतलाए हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लग रहा है फोर्स E, तो Q पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा, QE, और किधर लगेगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर यह चार्ज निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा। मतलब यही इलेक्ट्रिक फील्ड है E। ये इलेक्ट्रिक फील्ड E में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इसका डायरेक्शन कि इस तरफ है। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा है, AB इलेक्ट्रिक डायपोल को, और इस प्रकार से रखे हैं कि ये डायपोल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो देख लो, यही इलेक्ट्रिक डायपोल है, यह पॉइंट है A और यह पॉइंट है B। ठीक, इस पर चार्ज रखा गया है माइनस Q। इस पर चार्ज हम लोग माइनस Q दिए A पर, तो B पर चार्ज होगा प्लस Q। चूँकि डायपोल का प्रॉपर्टीज है कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल लेंथ। ये इसका मिड पॉइंट है O, और इससे ये डायपोल जो है थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अब जब कोई चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। फोर्स जो लगता है Q गुना E लगता है, और वह फोर्स, वह बल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा यदि दिया गया चार्ज पॉजिटिव है, और अगर चार्ज निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो यहाँ देखो, इस चार्ज पर, इस पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। और कितना लगेगा, तो चार्ज Q और गुने E लगेगा, Q गुने E लगेगा, दिख रहा होगा। और यहाँ चूंकि निगेटिव चार्ज है तो इस पर जो फोर्स लगेगा वह लगेगा Q गुने E ही, चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे, नेचर से हमको मतलब नहीं है, लेकिन माइनस चार्ज के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट उल्टा लगेगा, ये फोर्स लगेगा। अब देखिए कि यह एक रड है, डायपोल एक रड नुमा है, और उस पर दो फोर्स लग रहे हैं, अ कपल ऑफ फोर्स लग रहे हैं, फोर्स का एक जोड़ी लग रहा है जो कि इक्वल है और अपोजिट है। तो ऐसी स्थिति में ये डायपोल रूपी जो रड है, डायपोल के रूप में जो रड है, उसमें रोटेशन का टेंडेंसी आएगा। इस फोर्स के कारण ये इधर से रोटेट करना चाहेगा ऐसा, और इस फोर्स के कारण ये इसका रोटेशन इस तरफ होगा। ओके, अब है कि कितना टॉर्क होगा। टॉर्क को जानने के लिए दोनों फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के बीच का, मतलब दोनों फोर्स के लाइन के बीच का हम लोग लंबवत दूरी लेते हैं। तो ये फोर्स, इस फोर्स का डॉटेड लाइन हमने बढ़ा दिया कि इसी लाइन पर लग रहा है। अलग बात है कि इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन तो यही लाइन पर लग रहा है इस टाइप, और दूसरा फोर्स इस लाइन पर लग रहा है। तो ये दोनों के बीच का लंबवत दूरी बेसिकली यह जो होगा BM होगा, BM दोनों के बीच का लंबवत दूरी होगा। सब विद्यार्थी समझदार हो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ थीटा, तो यहाँ भी ये एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा। चूँकि ये सब पैरेलल है तो यहाँ थीटा, तो ये भी थीटा। और A से B का लेंथ कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा।
तो इन ट्रायंगल किस में, इन ट्रायंगल त्रिभुज ABM में, ABM हिंदी वाले लिख लेंगे त्रिभुज ABM में, ये ट्रायंगल का साइन दिया है। अगर हम साइन थीटा लिखें इस ट्रायंगल में ABM में, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर कितना है BM बाई हाइपोटेन्यूज। तो यही परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तो परपेंडिकुलर के सामने का साइड होता है हाइपोटेन्यूज कर्व, तो इसको क्या लिखेंगे AB लिखेंगे। और या साइन थीटा इज इक्वल टू BM को कितना लिखा जाएगा, BM को रहने दो, यही दो फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन के बीच का लंबवत दूरी है, दो फोर्सेस के रेखा के बीच का जो एक्शन लाइन है उसके बीच का लंबवत दूरी है। और AB हम लोग का है 2L, तो यहाँ से इसलिए BM इज इक्वल टू हो गया 2L साइन थीटा, BM इक्वल टू। अब देखिए, चूंकि टॉर्क जो होता है दोनों फोर्स में से कोई एक फोर्स, तो दोनों फोर्स में से एक कोई फोर्स लिए QE, ये दोनों में से कोई एक फोर्स तो यही लग रहा है QE है ना, जहाँ E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। हमने पहले ही कह दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1 कूलम पर लगने वाला बल होता है, तो Q कूलम पर लगने वाला बल कितना होगा, Q गुने E। तो दोनों में से किसी एक बल का परिमाण लेते हैं और उनके बीच का लंबवत दूरी लेते हैं। तो यहाँ लंबवत दूरी कितना है, दोनों बलों के बीच का लंबवत दूरी है BM, और टॉर्क इज इक्वल टू QE, और BM का मान हो गया 2L साइन थीटा। तो और देखिए, हम अपने स्टाइल में लिखते हैं, ये टॉर्क को कर्सिव T से लिखते हैं। ओके, यहाँ क्या अपने स्टाइल में लिखेंगे, Q इंटू 2L को एक साथ लिख दिए, Q इंटू 2L को, और यह हो गया E साइन थीटा। तो Q गुने 2L होता है P, क्या होता है, Q गुने 2L P होता है, जिसको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू, यह Q गुने 2L को P कहें तो P, और E Q गुने 2L P हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, पिछले क्लास में भी बताया। अगर नहीं आप देखें तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। PE साइन थीटा। ओके, तो टॉर्क का तो एक यह फॉर्मूला हो गया। दूसरा, सदिश के रूप में इन वेक्टर फॉर्म, सदिश के रूप में, अगर सदिश के रूप में इसी को लिखना चाहोगे वेक्टर के रूप में, तो टॉर्क के ऊपर इस टाइप से एक सदिश का चिन्ह दिया, और देखो AB साइन थीटा, अगर कहीं AB साइन थीटा है तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर में A वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। तो यहाँ PE साइन थीटा को वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि टॉर्क इज इक्वल टू क्या, तो अगर ऑप्शन P क्रॉस E है तो P क्रॉस E में लगाएंगे, अगर ऑप्शन P साइन थीटा है तो P साइन थीटा में लगाएंगे, दोनों है तो बोथ A एंड B, मतलब दोनों सेम है। ये वेक्टर फॉर्म में, और ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को दिखलाया गया। तो इस तरह से किसी विद्युतीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का हम लोग व्यंजक प्राप्त किए। जब विद्युत द्विध्रुव को हम लोग समरूप विद्युतीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर लगने वाला टॉर्क बल आघूर्ण PE साइन थीटा है। अगर कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर फिर से डिस्कशन करेंगे। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे जो कि 2011 में भी पूछा गया और कई बार उसका रिपीटिशन हुआ है।
तो उसको भी आप देख जाइए। एक बार अगर आप देख गए हैं तो एग्जामिनेशन सेंटर पर आपको बनाने में आसानी होगी, समझा हुआ रहेगा। तो चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं फर्दर इसका रिवीजन के लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए दोनों लैंग्वेज में हमने क्वेश्चन को लिख दिया है। ये न्यूमेरिकल है कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड, और ये कई बार पूछा जा चुका है। अब सेम क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इसी पैटर्न पर पूछा गया है। कभी आवेश निकालने के लिए पूछा गया है, कभी दोनों के बीच का एंगल पूछा गया है, कभी दोनों के बीच का सेपरेशन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है पहले इंग्लिश में समझ लीजिए। 2 पिथ balls of mass 0.2 gram each are suspended by 2 nylon strings of length 50 centimeter each. They are charged with charge of equal magnitude and same nature. If they comes to rest after repulsion at a distance of 4 centimeter, then find the charge on each ball. क्वेश्चन ये हुआ, दो गेंद प्रत्येक का द्रव्यमान 0.2 ग्राम है को प्रत्येक 50 सेंटीमीटर के 2 रेशम धागे से लटकाया जाता है। प्रत्येक गेंद पर समान आवेश दिया जाता है। यदि एक गेंद प्रतिकर्षण के बाद 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थिर हो जाते हैं तो प्रत्येक गेंद पर आवेश ज्ञात करें। ये क्वेश्चन 2011 में और उसके बाद भी इसी रूप में कई बार पूछे जा चुके हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड है। तो सबसे पहला बात कि कूलम्ब्स लॉ को जानना होगा। तो दो चार्जों के बीच, 2 पॉइंट चार्ज के बीच, 2 पॉइंट आवेश के बीच, 2 बिंदुवत आवेश के बीच जो फोर्स लगता है और कितना लगता है, किधर लगता है, इसके बारे में कूलम्ब्स ने बताया कि 2 बिंदुवत आवेश के बीच लगने वाला बल उनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो एफ इक्वल टू वहीं से निकल कर आया है 1/4 पाई इप्सिलन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आप जानते होंगे, ऐसा कई बार हमने डिस्कशन किया है। अगर आप नहीं जानते हैं तो कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड मेरा चैनल पर वीडियो होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे और आप भी साथ में सोल्व कीजिए। तो देखिए यहाँ 2 पिथ बॉल है और उसको आप सस्पेंडेड किए हैं, लटकाए हैं, और ऐसे समझो कि 2 बॉल को जब एक कॉमन पॉइंट से एक ही बिंदु से ऐसे 2 अलग अलग रस्सी में बांध कर लटकाएंगे तो दोनों इस तरह से एक जगह जमा होगा। जब आवेश नहीं होता, अपना वेट के कारण इस टाइप से जमा होगा। लेकिन जब दोनों पर आवेश दिया जाएगा सेम नेचर का, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। जब सेम नेचर का चार्ज होगा तो जब प्रतिकर्षित होंगे तो इसका कैसा रूप हो जाएगा, एक इधर दूसरा इधर चला जाएगा बॉल। अच्छा, दोनों फोर्स परस्पर होते हैं और इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, मतलब जितना बॉल ए पर फोर्स लग रहा होगा उतना ही बॉल बी पर, तो ये इक्वली सेपरेट हुए होंगे। अगर दोनों के बीच का सेपरेशन 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर और इधर ये 2 सेंटीमीटर गए होंगे। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर थीटा है तो यहाँ भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होगा। अच्छा, कूलम्ब्स लॉ तो सर पॉइंट चार्ज के लिए लागू होता है, तो यहाँ तो बॉल है उसका एक साइज होगा। सपोज कि पॉइंट चार्ज के लिए लागू होता है तो 0.2 ग्राम का जो बॉल होगा उसका साइज क्या होगा, काफ़ी छोटा होगा, पॉइंट के रूप में होगा। तो यहाँ अंडरस्टूड है कि जो 2 बॉल हैं जिस पर चार्ज दिया गया है, पिथ बॉल जो है, उसका साइज जो है पॉइंट साइज के रूप में ही है। तो यहाँ कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर हम लोग इसको सोल्व करेंगे। अब हमने क्या काम कर लिया कि 2 पिथ बॉल पर चार्ज दिया, और जब चार्ज दिए तो ये दोनों पिथ बॉल एक दूसरे से सेपरेट हो गए, और इस टाइप से सेपरेशन उनके बीच का 4 सेंटीमीटर हो गया। एक बॉल इधर चलाया और एक बॉल इधर चलाया। दोनों बॉल का मास सेम है, दोनों पर चार्ज सेम है। ये Q चार्ज, Q चार्ज। इस बॉल का नाम है A, इस बॉल का नाम है B। ओके,
इन दोनों के बीच का सेपरेशन 4 सेंटीमीटर हुआ, तो यहाँ से ये सेपरेशन लिया जाएगा 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ये है 50 सेंटीमीटर स्ट्रिंग का लेंथ, रस्सी का। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ अगर थीटा हुआ तो ये भी थीटा, टोटल 4 सेंटीमीटर था, तो ये डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर होगा। अच्छा, यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि मास m है, चार्ज q है, तो ये दोनों के बीच एक कूलम का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगा होगा, अस्थिर वैद्युतिकी बल लगा होगा, जो कि प्रतिकर्षण का लगा होगा, और किधर लगा होगा, इस डायरेक्शन में लगा होगा। बॉल B जो है बॉल A को इस डायरेक्शन में प्रतिकर्षित कर रहे होंगे, और वह फोर्स को हमने F इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कह दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इस ऑब्जेक्ट का मास है तो इसका भार भी नीचे लग रहा होगा, mg, वर्टिकली डाउनवर्ड mg। अच्छा, रस्सी है तो रस्सी में एक टेंशन का फोर्स लग रहा होगा T। यहाँ ये एंगल थीटा है, तो इसका यहाँ पर हम लोग इसे mg का लाइन को बढ़ाएंगे वर्टिकली, तो यहाँ ये थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, थीटा होगा। अब देखो, ये टेंशन का कंपोनेंट लेंगे, प्रोजेक्शन लेंगे, छाया लेंगे, तो इस टेंशन का इस थीटा एंगल पर प्रोजेक्शन निकल कर आएगा t cos थीटा। कितना आएगा, t cos थीटा। और ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो इधर जो प्रोजेक्शन निकल कर आएगा 90 माइनस थीटा पर, ये होगा t साइन थीटा, t साइन थीटा। ये 90 माइनस थीटा एंगल बनेगा। तो ये इसका हुआ फ्री बॉडी डायग्राम। अब क्या है, यहाँ पर लगने वाले सभी फोर्स को हमने दिखाया। अब यहाँ चूंकि आकर ये इक्विलिब्रियम में है, रुका हुआ है, मतलब जितना फोर्स लेफ्ट उतना ही राइट, जितना ऊपर उतना ही नीचे, तो लिख सकते हैं टी साइन थीटा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, और टी कॉस थीटा जो क्या होगा, mg के बराबर होगा। ये नंबर 1 और ये नंबर 2। फर्स्ट बाई सेकेंड करें, फर्स्ट भागा सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट डिवीजन सेकेंड, हिंदी वाले लिख लेंगे फर्स्ट भागा सेकेंड से। तो ये t साइन थीटा बाई t कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिकल। एफ इलेक्ट्रिकल होता है 1/4 पाई इप्सिलन 0 Q गुने Q, तो दोनों पर सेम चार्ज है तो ये Q स्क्वायर हो जाएगा, अब बाई एक्स स्क्वायर, तो इन दोनों के बीच का दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो 4/100 का होल स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स हो गया, बाई mg है 0.2, तो 0.2 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हमने डिवाइड किया, और गुने g का वैल्यू लगभग 10 रखें। ये टेंशन से टेंशन कैंसिल हुआ, साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो गया टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू, ये Q स्क्वायर हुआ, 4 का स्क्वायर 16, और ये 100 का स्क्वायर 10 टू द पावर 4, तो 4/100 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये उलटकर आपका ऊपर चला जाएगा 10 के पावर 4, और ये 0.2 में हमने कितना से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये हो जाएगा 2, और ये 1000 आपका कहाँ चला जाएगा, तो ये ऊपर, तो ये 10 टू द पावर 3 और बढ़ गया, 10 टू द पावर 3 और बढ़ गया। तो यहाँ से ऐसे आप इसका सेपरेट कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा।
tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू, पहले इधर लिख लेते हैं, 9 गुने 10 के पावर 9, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू, क्यू स्क्वायर, ये हुआ 16, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 10 टू द पावर 4 बाई, ये लाइन 0.2 इंटू 10, ये हो गया 2/1000। तो ये मेन लाइन है, तो इसका कैंसिल इसके साथ होगा तो 10 टू द पावर 3 या 10 टू द पावर 4, तो बच जाएगा 10, ये tan थीटा इक्वल टू, तो आगे इसको लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू, तो कितना होगा जो देखा जाए, 16 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 32, ये 3 जीरो इसका कैंसिल होगा तो यहाँ 0 लिखाएगा, 9 गुने 10 के पावर 9 क्यू स्क्वायर बाई 32 और एक जीरो और रहा था 320, ऐसा हो गया। अब देखो तो tan थीटा का वैल्यू रख देते हैं, तो tan थीटा जो है वह परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर इसका आपका है 50, ये है 2, तो इसको निकालेंगे तो tan थीटा लगभग हम लोग यहाँ लिख देते हैं sin थीटा, थीटा छोटा होता है तो tan थीटा का वैल्यू sin थीटा के लगभग हम लोग लिख सकते हैं, वैसे कैलकुलेशन ज़्यादा लेंदी हो जाता है, तो sin थीटा इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 क्यू स्क्वायर बाई 320। हालांकि आप tan थीटा के भी वैल्यू रख सकते हैं, निकाल सकते हो, तो ये हो गया 2, ये हो गया 50, तो पहले इसको निकालना पड़ेगा, तो tan थीटा इक्वल टू 2 बाई ये जो भी वैल्यू निकल कर आएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो tan थीटा लगभग sin थीटा के इक्वल होता है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल में चलता है इतना। sin थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर ये हो गया 2 और बाई हाइपोटेन्यूज 50 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 गुने क्यू स्क्वायर बाई 320। यहाँ से क्यू स्क्वायर निकालेंगे तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, जो देखो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये 640 क्यों, ये 320 इंटू 2 640 बाई 9 इंटू 50, तो 450 इंटू 10 टू द पावर 9, इसका आपने मल्टीप्लाई किया, ये एक जीरो से एक जीरो एक कैंसिल हुआ, तो Q इज इक्वल टू अंडर रूट 64 बाई 45 इंटू 10 टू द पावर -9, इसी का जो भी अंडर रूट निकाले के रहेगा वो हमारा आंसर होगा। तो इस टाइप से कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, क्योंकि थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था इसलिए हम इसका डिस्कशन कर दिए। होप सो आप समझ गए होंगे। अगले क्लास में फिर से हम एक लॉन्ग क्वेश्चन, कुछ ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है, ऐसे तो संभव नहीं है कि पूरा फिजिक्स ऑनलाइन यूट्यूब पर हम 2 महीना के अंदर पढ़ा दें, लेकिन जिसकी चांस है, भरपूर चांस है, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।